मौर्य साम्राज्य 323 से 185 ईसा पूर्व। पृष्ठभूमि: नंदवंश का शासक घनानंद अत्यंत अत्याचारी शासक था, जिसने जनता पर अनेक अत्याचार किए तथा जनता पर अत्यधिक कर लगाकर उनका शोषण करना आरंभ किया। तक्षशिला के आचार्य ने उन्हें इस संदर्भ में समझाने का प्रयास किया, किंतु घनानंद ने उनका घोर अपमान कर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने उसी क्षण अपनी चोटी को खोलकर शपथ ली कि तब तक मैं इस नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देता जब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त को उच्च शिक्षा देकर घनानंद का नाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखिल भारतीय सम्राट के रूप में सामने लाकर मगध राज्य के मौर्य साम्राज्य की नींव रख डाली। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम शासकों में से है जिसने अपने व्यक्तिगत कृत्यों से इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। देश को दासता से मुक्त कराने तथा नंदों से घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को मुक्ति दिलाने और देश को एकता में संगठित करने का श्रेय इसी चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त है। सामान्य परिचय: संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र, प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। महत्व: मौर्य साम्राज्य की अवधि ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 185 तक ने भारतीय इतिहास में एक युग का सूत्रपात किया। कहा जाता है कि यह वह अवधि थी जब कालक्रम स्पष्ट हुआ। यह वह समय था जब राजनीति, कला और वाणिज्य ने भारत को एक स्वर्णिम ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह खंडों में विभाजित राज्यों के एकीकरण का समय था। इससे भी आगे इस अवधि के दौरान बाहरी दुनिया के साथ प्रभावशाली ढंग से भारत के संपर्क स्थापित हुए। जानकारी के स्रोत: पुरातात्विक साक्ष्य। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शक महाक्षत्रप, रुद्रदामन का जूनागढ़, गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी उत्तरी काले पालीदार मृदभांड NBPW से भी प्राप्त होती है। चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के से भी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य: ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा, सरित्सागर, क्षेमित्रकृत बृहत् कथामंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ हैं भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद का परिशिष्ट पर्व। मौर्यकाल की सर्वाधिक जानकारी कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से मिलती है। विदेशी साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका सबसे महत्वपूर्ण है। अब पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति एवं प्रशासन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण एवं उच्च कोटि का ग्रंथ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है। यद्यपि इसका रचना काल निश्चित नहीं है, किंतु कुछ विद्वान अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कुछ समान शब्दावली से यह मौर्यकालीन कृति मालूम पड़ती है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ने इसकी रचना संस्कृत में की। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के अध्यापक का कार्य करते थे। पुराणों में इन्हें द्विजश्रभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। यह गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है, जिसे आमतौर पर महाभारत शैली कहा जाता है। इसे कौटिल्य ने राजा एवं राज्य के सूक्ष्मतम कार्यों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में राज्य के संदर्भ में राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, राज के अंग जैसे सप्तांग सिद्धांत,
राजनीतिक सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य के आय के स्रोत तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रशासन के नियंत्रण जैसे विषय पर चर्चा है। इस तरह का विविध एवं विस्तृत वर्णन अन्य समकालीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। यद्यपि अर्थशास्त्र मौर्य काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके अध्ययन एवं उससे प्राप्त निष्कर्षों को लेकर मुख्य समस्या इसका अत्यधिक सूत्रात्मक होना, फलतः व्याख्या में कहीं कहीं समस्या उत्पन्न होती है। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। राज्य के सभी तत्व मानव शरीर के अंगों के समान परस्पर संबंधित, अंतर्निर्भर तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। राजा स्वामी राज्य के सिर, अमात्य मंत्री राज्य की आंखें, कोष राजकोष राज्य के मुख, सेना राज्य का मस्तिष्क, सहृदय सुहिर्य मित्र और राज्य का कर्ण काने, दुर्ग किला राज्य की बाहें, जनपद राज्य की जांघें अथवा पैर। राजा स्वामी शीर्ष के तुल्य है। वह कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। अमात्य मंत्री राज्य की आंखें, जिसे जन्मजात नागरिक, उच्च कुल से संबंधित, चरित्रवान, योग्य, विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामी भक्त होने चाहिए। सेना बल, डंडा या दंड राज्य का मस्तिष्क है, जिसे धैर्यवान, दक्ष, युद्ध कुशल तथा राष्ट्रभक्त होना चाहिए। कोष राजकोष राजा के मुख के समान है, जिसे राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व और प्रशासन का आधार माना है। सुहृदय मित्र राज्य के कान हैं और राजा के मित्र शांति व युद्ध काल दोनों में ही सहायता करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उनका विनाश अवश्य भावी है। दुर्ग किला राज्य की बाहें हैं, जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना है। राजा को ऐसे किलों का निर्माण करवाना चाहिए जो आक्रामक, युद्ध हेतु तथा रक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी हों। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों, औदियों, जल दुर्ग, पर्वत पहाड़ी दुर्ग, वन दुर्ग जंगली तथा धनवन मरुस्थलीय दुर्ग का वर्णन किया है। जनपद भूमि तथा प्रजा या जनसंख्या राज्य की जंघाएं अथवा पैर हैं, जिन पर राज्य का अस्तित्व टिका है। कौटिल्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्य प्रदेश प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियों तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा सम्मिलित है। राजा को स्वामी भक्त, परिश्रमी तथा राजा की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा। उसकी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हालांकि इस ग्रंथ की मूल प्रति का अभाव है। इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र, राजा, राजभवन, सेना और तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यह नगर लकड़ी से निर्मित समानांतर चतुर्भुज के आकार जैसा है, जो लंबाई में लगभग 15 किलोमीटर और चौड़ाई में 3 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों की एक परिषद करती थी। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शान शौकत में सुसा तथा एक बताना ग्रीक शहर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। राजा मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के निजी जीवन का विस्तृत विवरण देता है। राजा की रक्षा के लिए महिला अंगरक्षिकाएं हुआ करती थीं। उसे हर समय अपने जीवन का भय लगा रहता था, इसलिए वो कभी लगातार 2 दिनों तक एक ही कमरे में नहीं सोता था। राजा ज़्यादातर समय राजमहल में ही रहता था और केवल युद्ध, न्याय, यज्ञ और शिकार के समय ही बाहर जाया करता था। चंद्रगुप्त का राजभवन। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजमहल को शानदार बताया है। उसने कहा कि वो
पहले जिस भी किसी राजा के राजमहल में गया है वो सब के सब चंद्रगुप्त के राजमहल के सामने फीके नजर आते हैं। महल के स्तंभों पर सोने के बेलें चढ़ी हुई थीं जिन पर चांदी के पक्षियों को सजाया गया है। महल के चारों किनारों और बड़े बड़े बाग और साफ पानी के तालाब थे। तालाबों में मछलियां तैरा करती थीं। सेना मेगास्थनीज कहता है कि सेना के प्रबंध के लिए 30 अधिकारी नियुक्त थे जो 5-5 की टुकड़ी में 6 विभागों में बटे हुए थे। पहला विभाग नौसेना, दूसरा यातायात और रसद, तीसरा पैदल सैनिक, चौथा घुड़सवार सेना, पांचवा युद्धक रथों और छठवां विभाग हाथियों से संबंधित था। समाज मेगास्थनीज ने भारत की जनता को 7 वर्गों में बांटा था। पहले वर्ग में दार्शनिक आते थे। ये संख्या में कम थे लेकिन इनका स्थान अन्य वर्गों से ऊंचा था। दूसरा वर्ग किसानों का था, तीसरा वर्ग गडरियों का था, चौथा वर्ग कारीगरों का था। इनमें से कुछ हथियार बनाते थे और कुछ खेती उपकरण। पांचवा वर्ग सेना का था। छठा वर्ग अधिकारियों का था जो देश भर की जांच पड़ताल और प्रबंध करते थे। सातवां वर्ग सभासदों का था जो लोगों के संबंध के विचार विमर्श और चर्चा करते थे। राजा ही इन लोगों से सलाह लिया करता था। मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त अन्य जानकारियाँ। भारत के लेखन कला का अभाव था। भारत में लेखन कला का अभाव था। कानून भी लिखित रूप में नहीं थे। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा भूमि की उर्वरता का वर्णन। शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियाँ बनाई जाती थीं। बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था। ऐसी चींटियाँ का जिक्र जिनकी खाल चीते जैसी थी तथा उन्हें सोने को खोदने में लगाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व। विविध सेंड्रोकोटस, स्ट्रैबो एरियन तथा जस्टिन द्वारा एंड्रोकोटस, एपियानस और प्लूटार्क द्वारा सेंड्रोकोटस जो है स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन द्वारा दिया गया था। सेंड्रोकोप्टस जो है निरियार्कस द्वारा। मूल वंश या कुल। चंद्रगुप्त के कुल के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण एवं मुद्रा राक्षस में इसे शूद्र अथवा वृषल निम्न कुल बताया है। विदेशी इतिहासकार जस्टिन ने भी इसे निम्न कुल का बताया है। बौद्ध साहित्य दिव्यावधान में इसे आर्यों से जोड़ा गया है। जैन धर्म में इसे ग्राम प्रमुख का बेटा बताया गया है जहाँ ग्राम मोरपंख से भरा हुआ था। इन्हीं मोरपंखों से मौर्य नाम सामने आया। बुद्ध और जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को पिपलीवन गणराज्य के मेरी या क्षत्रिय कुल का बताते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य वंश का संबंध वैश्य कुल से जोड़ा गया है। युद्ध और संधि। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। बाद में चाणक्य नीति के अनुसार सेलुकस और चंद्रगुप्त के मध्य संधि हुई। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया और अपने 4 समृद्ध क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिए जिसमें शामिल थे एरिया, हेरात, आर्कोशिया, कांधार, जोडोसिया, बलूचिस्तान, पुरुत्सनिर्दई, काबुल। संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त ने भी सेलुकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हिंदू कुश तक विस्तृत हो गया। साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में बिहार, बंगाल, उड़ीसा व उत्तर पश्चिम का क्षेत्र और अफगान का क्षेत्र भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा क्षेत्र को भी जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के दिगंबर शाखा के अनुयायी थे। इन्हीं के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा।
तब चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सत्ता त्याग दी तथा भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी और श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर 258 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी पहाड़ी में उपवास संलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। विशेष चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में उनका राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर राजदूत था। दूसरा है बिंदुसार 258 से 273 ईसा पूर्व। सामान्य परिचय। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा, उपाधि अमित्रघात अमित्रचेट्स यूनानियों द्वारा, अलिट्रोकेट्स स्ट्रैबोरो द्वारा, भद्रासार वायु पुराण में, सिंहसेन जैन ग्रंथ में। धर्म दिव्यावदान के अनुसार आजीवक संप्रदाय के पिंगलवत्स से बिंदुसार के बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के प्रभाव में आकर बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बने। आजीवक संप्रदाय के सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात उसने किसी राज्य के साथ युद्ध नहीं किया। विदेशी राज्य के साथ संबंध। बिंदुसार का विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे तथा उनके बीच पत्र व्यवहार भी होता था, जिसमें बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं की मांग की थी: मीठा मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। एंटियोकस ने मीठी मदिरा सूखी अंजीर तो भेज दी, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि दार्शनिक देश की आत्मा होती है तथा उनका खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमिकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि मिस्र शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनिसियस नामक मिस्र राजदूत को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। विद्रोह। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अमात्य मंत्री ने विद्रोह किया। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को विद्रोह के दमन के लिए भेजा, किंतु सुसीम असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को दमन के लिए भेजा। अशोक ने जनता की समस्याओं को जानकर वहां के अधिकारियों का स्थानांतरण उज्जैन कर दिया तथा उज्जैन के अधिकारियों का स्थानांतरण तक्षशिला कर दिया। संभवतः यह भारतीय इतिहास में स्थानांतरण की पहली घटना थी। बिंदुसार के पुत्र सुसीम और अशोक के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अशोक विजयी रहा। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। सामान्य परिचय। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, पत्नी देवी महेंद्र एवं संघमित्रा की माता कारुआकी, तीवर की माता। पुत्र कुणाल महेंद्र तीवर, पुत्री संघमित्रा चारुमती। धर्म बौद्ध। विविध नाम देवांगना प्रियदर्शी, प्रियदस्सी, देवानामित्र, बुद्ध साक्य, अशोकवर्धन पुराण में। अशोक के विविध नामों के स्रोत। अशोक मौर्य, रुद्रदमन का जूनागढ़ एवं गिरनार अभिलेख, अशोक मस्की निट्टूर, उदयगुलन अभिलेख कर्नाटक और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, पियादसी राजा बराबर की पहाड़ियों में, पियादसी गांधार अभिलेख में औपचारिक नाम, अशोकवर्धन पुराणों में, देव नामप्रिय शासकीय उपाधि, सिंहासन प्राप्ति एवं साम्राज्य विस्तार। बिंदुसार के जीवन काल में अशोक तक्षशिला की अवंती का गवर्नर था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ।
अशोक का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के समय नंद राज वहाँ का राजा था। नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग स्वतंत्र हो चुका था। विद्वानों के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के कारण थे। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जितना आवश्यक था, दक्षिण के साथ संपर्क के लिए समुद्र व स्थल मार्गों पर नियंत्रण के लिए कलिंग जितना आवश्यक था, क्योंकि यदि कलिंग स्वतंत्र रहता तो समुद्र व स्थल मार्गों में होने वाला व्यापार बाधित होता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अत्यंत भीषण रक्तपात और नरसंहार के पश्चात अशोक विजयी रहा। युद्ध की विभीषिका से अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। उसने युद्ध का परित्याग कर राज्यारोहण में के 9वें वर्ष 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ किया और अपने पिता के दिग्विजय नीति के स्थान पर धम्म विजय पाली भाषा शब्द की नीति अपनाई और वह चंड अशोक से धम्म अशोक कहलाया। अशोक का धर्म। कल्हड़ और राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म का उपासक था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार शासन के 4थे वर्ष अशोक ने अपने भाई के पुत्र निग्रोध के वचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। तत्पश्चात मुगलिपुत्र तिस्त के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेट पर रोक लगा दी तथा महात्मा बुद्ध संबंधित क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ की। इसका क्रम इस प्रकार है: बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। अशोक ने अपने सिंहासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा बौद्ध उपासक के रूप में 3रे वर्ष शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। उसने लुम्बिनी के शासक की दयनीय दशा देखते हुए इसे कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया। मस्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। भब्रू शिलालेख में अशोक ने धर्म के त्रिरत्न बुद्ध संघ धर्म के प्रति आस्था दिखाई है। अशोक के शासनकाल में लगभग 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में 3य बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। संगीति के बाद अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। इस प्रकार 3य बौद्ध संगीति के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। जिस समय अशोक अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा, उस समय श्रीलंका का शासक तिस्स था। उसने भी अशोक के समान पियदस्सी की उपाधि धारण की थी। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न दिशाओं में धर्म प्रचारक भेजे गए, जिनका विवरण है: धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्र श्रीलंका, मझांतिक कश्मीर व गंधार, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिष मंडल मैसूर, रक्षित कनवासी कर्नाटक, धर्म रक्षित अपरांतक मच्छिम हिमाचल, हिमालय प्रदेश, सोना तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि। अशोक का धम्म पाली भाषा का शब्द है जो संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य। अशोक ने धर्म को जो परिभाषा दी वह दीर्घ निकाय के राहुलवाद सूत्र से ली गई है। अशोक का धर्म का विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिस आचरण संहिता का प्रस्तुतिकरण किया, अशोक के अभिलेख में उसी को धर्म कहा गया है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने 2 और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है: धम्म में साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य, पाप रहित होना, मृदुता,
दया, दान तथा शुचिता, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, निद्रा का नियंत्रण, निंदा पर नियंत्रण, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता, दास तथा वृत्तियों के प्रति उचित व्यवहार। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए बड़े लगन व उत्साह से कार्य किया, जिसमें शामिल था धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य था जनता में धर्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्य करना। तीसरे अभिलेख में धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त रचकों, प्रदेशकों एवं युक्तियों को यह आज्ञा दी गई कि जो कि वे प्रत्येक 5 वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। 7वें स्तंभ लेख में उल्लेखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता था। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। भब्रू वैराट लघु शिलालेख में भी अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक ने धम्म के विचारों को विस्तारित के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि देश राजदूत भेजे। ठीक है।